गुड इवनिंग एवरीवन, दिस इज हिमांशी एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन करियर लैब। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। हियरिंग इम्पेयरमेंट की बात करेंगे और समझेंगे हियरिंग इम्पेयर जो बच्चे होते हैं उनको कैसे डील किया जाना चाहिए और कैसे आप पहचानेंगे क्लासरूम में कि किसी को सुनने में दिक्कत है, श्रवण दोष है। ठीक है, बच्चे कौन से हम बात कर रहे हैं? हियरिंग इम्पेयर चाइल्ड। कल हमने विजुअल इम्पेयरमेंट की बात की थी, आज हम बात करेंगे चिल्ड्रन विथ हियरिंग इम्पेयरमेंट, यानी श्रवण दोष वाले बच्चे। सेंसरी डिसेबिलिटीज की हम बात कर रहे थे। इम्पेयरमेंट, आपकी रेगुलरिटी ना खराब हो इसलिए कोशिश की गई है कि लेट हो जाए बट क्लास हो जाए आज। ठीक है, श्रवण दोष वाले बच्चे। ठीक है, समझेंगे चीज़ों को बहुत ही तेजी के साथ। आ जाओ एक बार। अमेजोन से डिलीवरी आ गई क्या? मुक्ता पूछ रही हैं यार, मैं इधर ऑफिस या स्टूडियो कह लीजिए, आप घर पे आई होगी डिलीवरी। अभी खाना खाऊंगी शाम को, मतलब रात को क्लास के बाद, तब देखूंगी। एक बहुत ही अच्छी किताब ऑर्डर की है, होम कमिंग और समथिंग समथिंग। हाँ, सीटेट का बैच नया बिल्कुल आएगा, फॉर श्योर आएगा। आ जाओ एक बार। मैं अभी क्लास खाना खाते हुए देख रही हूँ, बहुत बढ़िया जी, सही है। आप थकते नहीं हैं क्या? नहीं हामिदा, थक भी जाते हैं, आराम कर लेते हैं फिर। देखिए, ग्रेट। चलिए शुरुआत करें आज की कहानी की। देखिए, समझते हैं, मैं एकदम ठीक हूँ फ़हीम। बात क्या लिखी गई है? चिल्ड्रन विद हियरिंग इम्पेयरमेंट, बच्चे जिनको सुनने में दिक्कत होती है। ये सेंसरी डिसेबिलिटीज के अंदर ही आएंगे क्योंकि सेंसस की प्रॉब्लम में दो चीजें मेन थी, एक था देखना, दूसरा था सुनना। एक हम कर चुके हैं, दूसरा ये है। ठीक है जी, दूसरा ये है। समझते हैं फटाफट से। इंक्लूसिव एजुकेशन के अंदर ये चीजें चल रही हैं। जो लोग बीच में गायब हो जाते हैं ना, उनके लिए है। जो लोग गायब हो जाते हैं उनके लिए है। शर्मिष्ठा को आज नींद आ रही है? अच्छा, कोई बात नहीं। मिथिलेश, मूड तो बहुत ही छोटी सी चीज़ है, आप चाहेंगे तो ठीक हो जाएगा। थोड़ी देर तक मूड खराब करिए, ज़्यादा देर तक मत करिए, ताकि आपके जो इंपॉर्टेंट काम है वो रुके ना। देखिए, इंक्लूसिव एजुकेशन की यदि हम बात करें, किसकी बात कर रहे हैं? इंक्लूसिव एजुकेशन की, जिसमें सेंसरी डिसेबिलिटी की बात हुई थी। जनरली सेंसरी डिसेबिलिटीज वो डिसेबिलिटीज होती हैं जो हमारे सेंसरी ऑर्गन है, जैसे सुनना, देखना, टच करना, फील करना, टेस्ट करना। ये सब में अगर प्रॉब्लम हो, जिसमें से अमॉन्ग 5 सेंसेस, 2 मेजर सेंसेस हैं। एक है विजन में प्रॉब्लम आती है, जो क्लासरूम में यूज होते हैं वो 2 ही है मेन, या तो देखना है, दूसरा है सुनना है। इनके बिना कैसे सीखे बच्चा, है ना? तो कल हमने देखने की बात की थी, आज हम हियरिंग की बात कर रहे हैं। ठीक है जी, देखते हैं आयुषी। चलिए समझते हैं फटाफट से। विजन एंड हियरिंग की बात करते हैं। चिल्ड्रन विद हियरिंग इम्पेयरमेंट, चिल्ड्रन विद हियरिंग इम्पेयरमेंट कौन से होंगे? वो बच्चे जिनको श्रवण दोष होगा। पहचानेंगे कैसे? श्रवण दोष कहेंगे किसको? ठीक, हियरिंग इम्पेयरमेंट रेफर्स टू हियरिंग लॉस दैट प्रिवेंट्स अ पर्सन फ्रॉम दी टोटली रिसीविंग साउंड्स थ्रू द ईयर। मतलब हियरिंग इम्पेयर्ड हम उनको कहेंगे जिनको हियरिंग लॉस है, सुनने में दोष है, सुनने में दिक्कत है, सुनने में कमी है, हानि है, पूरी तरह से उनके जो कान हैं वो ठीक से नहीं सुन पाते। ठीक है बात? इतनी बात क्लियर है हामिदा? इफ द लॉस इज माइल्ड, द पर्सन हैज डिफिकल्टी हियरिंग फेंट और डिस्टेंट स्पीच। मतलब माइल्ड मतलब यदि पूरी तरह से डेफ नहीं है, पूरी तरह से यदि नहीं सुन पाता है, तो उस केस में तो सुनाई देगा ही नहीं बिल्कुल भी। लेकिन एक केस क्या है, यदि माइल्ड है, हियरिंग इंपेयरमेंट क्या है? माइल्ड है, कम सुनता है, हल्का सुनता है, धीमा सुनता है, तो उस केस में क्या होगा? व्यक्ति को दिक्कत होगी दूर से आने वाली जो साउंड्स हैं और जो धीमी आवाजें हैं। जैसे कोई विस्पर भी करेगा ना, जैसे खड़खड़ाहट या आपस में कान में बात कर लेते हैं लोग, तो वो नहीं सुन पाएगा बच्चा। तो फेंट या डिस्टेंट जो वॉइसेस हैं, जो साउंड्स हैं, उनको नहीं सुन पाएगा यदि थोड़ा भी दोष है किसमें? सुनने में। ठीक है बात? तो इफ द लॉस इज माइल्ड, द पर्सन हैज डिफिकल्टी हियरिंग फेंट और डिस्टेंट स्पीच। दूर की आवाजें नहीं सुन पाएगा। यदि हल्का भी दोष है तो, और थोड़ी, हाँ, खुश खुश भी नहीं सुन पाएगा, बिल्कुल सही बात है नितिन। और फेंट, दूर जो थोड़ी बहुत हल्की धीमी आवाजें, वो भी नहीं सुन पाएगा। जनरली तो हम क्या करते हैं, 20 से लेकर के 20,000 जो हर्ट्ज तक की आवाजें सुन लेते हैं। ठीक, A person with this degree of hearing impairment may use a hearing aid to amplify sounds. अब जब माइल्ड हो, यदि दोष कम है, मतलब हाफ भी अगर उसको सुनाई देता है, तो बाकी के लिए वो कुछ डिवाइस यूज कर सकता है। जैसे आपने देखा होगा बूढ़े लोगों को, वो क्या करते हैं, जिनको कम सुनाई देती है या उम्र ज्यादा हो जाती है, वो कुछ कान में मशीन यूज करते हैं। उससे क्या होगा? उनको आवाज क्लियर आती है, जो आप कह रहे हैं। तो इस सिचुएशन में वो लोग जिनको सुनने में दिक्कत है, जिनका डिग्री ऑफ हियरिंग इंपेयरमेंट ऐसा है कि उनको थोड़ा बहुत सुनाई देता है बट पूरा नहीं सुनाई देता, उस केस में वो क्या करेंगे? ऐसे डिवाइसेस को यूज करेंगे जो उनकी साउंड को एम्पलीफाई कर दे। एम्पलीफायर का मतलब ये होता है, एम्पलीफायर का मतलब क्या है? आवाज को बढ़ा देना, थोड़ा और उसको क्या कहें, बूस्ट दे देना। ठीक, तो ये ऐसे डिवाइसेस का यूज कर सकते हैं माइल्ड केस में, जो साउंड को एम्पलीफाई कर दें, चाहे वो मशीन्स हो, चाहे वो और भी बहुत तरह के डिवाइसेस होते हैं, आगे हम समझेंगे आज। ठीक है बात? हिंदी में सेम बात लिखी हुई है, अगर रिपीट करना है तो देख सकते हैं। श्रवण दोष से तात्पर्य श्रवण हानि से है, जो किसी व्यक्ति को कान के माध्यम से पूरी तरह से ध्वनि प्राप्त करने से रोकता है, यानी वो फुल्ली नहीं सुन पाता। आपने आसपास देखा होगा जरूर किसी ना किसी को। अगर ये दोष जो है वो कम है, हल्का है, तो उस केस में जो धीमी आवाजें हैं, जो दूर की आवाजें हैं, वो भी कम सुनाई देती हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें इस स्तर की श्रवण हानि, जो कम लेवल है, जिसमें बिल्कुल डेफ नहीं है व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति के लिए आप मशीन्स का प्रयोग कर सकते हैं, जो उसको थोड़ा सा आवाज
और बेहतर करके, एम्पलीफाई करके आगे तक पहुंचाए, मतलब जिसको सुनना है उस तक पहुंचे आवाज, और क्लैरिटी के साथ, नॉइज कम कर दिया जाएगा उसमें, ये सारी चीजें होती हैं। अब आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 जो हमने पढ़ा था, राइट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट बोलते हैं उसको, दिव्यांग लोगों के लिए एक ये अधिकार अधिनियम बनाया था इन्होंने, जिसमें 16 डिसेबिलिटीज की जगह पर इन्होंने बात की थी 21 की, पहले थे सिर्फ 7, 2016 में ये आया था। ठीक है बात। इसके अकॉर्डिंग हियरिंग इंपेयर्ड लोग कौन से होंगे? तो डेफ किसको कहेंगे, यानी जो सुन नहीं सकता, बहरा बोलते हैं जिसको हिंदी में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो पर्सन्स हैविंग 70 डीबी हियरिंग लॉस, यानी जो इंसान 70 डीबी का हियरिंग लॉस है, जिसके अंदर 70 डीबी का मतलब होता है नॉर्मल इंसान के लिए शोर मचना शुरू हो जाता है 70 डीबी पे। आप स्पीकर पे तेज आवाज बजाएंगे तो 70 डीबी हो सकता है, आपको आपके कानों को लगे कि अगर हम 60 डीबी से ऊपर भी इवन बहुत लंबे समय तक कुछ सुनते हैं तो हमारे कानों की जो सुनने की क्षमता है वो कम हो सकती है। इसलिए आपने सुना भी होगा, रोहित, जब पढ़ाई चल रही हो ना तो बीच में कमेंट्स लेने का कोई पॉइंट नहीं होता, इसको ईगो नहीं कहते। अगर आप ये बेसिक सी बात नहीं समझ पा रहे हैं तो कैसे काम चलेगा है? मतलब आपको लगता है कि मैं सिर्फ कमेंट पढ़ने आती हूँ, यहाँ पे कमेंट बीच बीच में लिए जा सकते हैं, सारे कमेंट्स कभी नहीं लिए जा सकते। देखो एक बार, डेफ मींस पर्सन्स हैविंग 70 डीबी हियरिंग लॉस। डेफ का मतलब वो है जो 70 डीबी के लेवल की आवाज भी ना सुन पाए। 70 डीबी तो शोर है प्रॉपर नॉर्मल इंसान के लिए। अगर वो 70 डीबी पर भी नहीं सुन पा रहा, दैट मींस वो डेफ की कैटेगरी में है आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के अकॉर्डिंग। फिर वो हियरिंग इंपेयर्ड में आएगा और उसको एक सर्टिफिकेट मिलेगा, और फिर जो भी आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में प्रावधान है वो करेगा उसको। इन स्पीच फ्रीक्वेंसीज बोथ ईयर्स, दोनों कानों में 70 डीबी से ज्यादा अगर हियरिंग लॉस है। 95 डीबी तो जो आप बाइक स्टार्ट करते हैं और उसके साइलेंसर से जो शोर निकलता है वो होता है 95 डीबी, जिसको नॉर्मल इंसान 5 मिनट भी झेलना मुश्किल हो जाता है, इरिटेशन होने लगती है। ठीक। हार्ड ऑफ हियरिंग, हार्ड ऑफ हियरिंग मींस पर्सन्स हैविंग 60 डीबी टू 70 डीबी हियरिंग लॉस इन स्पीच फ्रीक्वेंसीज इन बोथ ईयर्स। मतलब 60 डीबी से 70 डीबी के बीच में भी जब सुनने में दिक्कत हो रही है तो हम इसको क्या कहेंगे? हम इसको कहेंगे कि बच्चे को ऊंचा सुनाई देता है, वो हियरिंग इंपेयर्ड है, उसको धीमा सुनाई देता है। ठीक है। 60 डीबी टू 70 डीबी। 60 डीबी बेसिकली वो साउंड की फ्रीक्वेंसी है जहां पे मैं और आप बात करते हैं नॉर्मल केस में। 60 डीबी नॉर्मल केस में जब हम बात करते हैं वो होती है 60 डीबी, जब हम नॉर्मली बात कर रहे होते हैं। 62 और 70 डीबी पे शोर मचना शुरू हो जाता है आपके कानों के लिए, वो शोर है 70 डीबी। जब हम बात करते हैं 60 डीबी से लेकर 70 डीबी तक के हियरिंग लॉस की, मतलब 60 डीबी से 70 डीबी भी ठीक से नहीं सुन पाता, दैट मींस वो हियरिंग इंपेयर्ड है। 25 डीबी पे फुसफुसाना बिल्कुल कह सकते हो। ठीक है जी। तो हार्ड ऑफ हियरिंग किसको कहेंगे? वो लोग जो 60 से 70 डीबी हियरिंग लॉस फ्रीक्वेंसी से गुजरते हैं, जो 60 से 70 डीबी की आवाजों को थोड़ा बहुत सुन पाते हैं, उनको हम एक तरह से हार्ड ऑफ हियरिंग, यानी सुनने में दिक्कत है ऐसे लोगों को। डेफ वो जो बिल्कुल ना सुन पाए 70 डीबी की आवाज को भी। ठीक है बात। तो ये दोनों कैटेगरी या ये दोनों क्राइटेरिया फुलफिल होने चाहिए एक व्यक्ति को हियरिंग इंपेयर्ड कहलाने के लिए। डीबी होता है डेसिबल, साउंड को हम डेसिबल में मेजर करते हैं ना, डेसिबल साउंड की यूनिट है। तो 60 डीबी भी अगर नहीं सुना जाएगा 60 से 70 तो वो हार्ड ऑफ हियरिंग कहलाएगा। 70 पे भी ना सुन पाए तो डेफ कहलाएगा। ठीक है बात। आगे बढ़ेंगे। बिहेवियरल मैनिफेस्टेशंस ड्यूरिंग इन्फेंसी। अब आपको पता कैसे लगेगा? कुछ ऐसे लक्षण होंगे जो आप इन्फेंसी में देखते हैं, है ना, जो आप इन्फेंसी में देखते हैं, जो आप चाइल्डहुड में देखते हैं कि बच्चे को सुनने में दिक्कत है। जरूरी नहीं है कि स्कूल में ही टीचर आकर के पता लगेगा, ये तो हो सकता है घर से ही बच्चे को पता लग जाए। ठीक है। तो इन्फेंसी होता है जन्म से 2 वर्ष का समय, जनरली जन्म से 2 वर्ष का समय इन्फेंसी कहलाता है। 1 to 3 months ओल्ड, 1 से 3 महीने का जो बच्चा है वो नॉर्मल प्रतिक्रिया उसकी क्या होगी? और ये वाला बच्चा जिसको हियरिंग इंपेयरमेंट है उसकी प्रतिक्रिया क्या होगी? 1 से 3 महीने का बच्चा जिसको हियरिंग इंपेयरमेंट है, नो रिस्पॉन्स टू सडन साउंड सच एज बैंगिंग ऑफ डोर और रिंगिंग ऑफ डोरबेल। जो अचानक से साउंड्स आती है ना, जो सडन साउंड्स होती हैं, जैसे मान लो कुछ गिर गया, इस तरह की कोई डोरबेल बजी, किसी ने गेट को खटखटाया, एटलीस्ट 1 से 3 महीने का बच्चा इतने पे रिस्पॉन्स देने लगता है। 1 से 3 महीने में भी जिस बच्चे का कोई रिस्पॉन्स नहीं है सडन साउंड को लेकर, अचानक से कुछ गिर जाए, किसी चीज की आवाज आए, किसी डोरबेल की आवाज आए, उसकी कोई प्रतिक्रिया ही नहीं है, दैट मीन्स, हाँ, दैट मीन्स रोहित आप छोड़ के जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपको जरूरी नहीं है, आप समझ नहीं पा रहे हैं बात को। और जिसका बर्तन खाली ना हो ना वो सीख नहीं सकता, तो इसमें किसी कोई गलती नहीं है। ठीक। आप उन लोगों से मिलिएगा जो इसी बैच से निकल करके एग्जाम्स क्लियर करेंगे, और फिर आप बैठ के ये सोचिएगा कि मैंने पढ़ाई कर ली होती, बेकार की बातें ना की होती तो मेरा भी सिलेक्शन हो जाता। ठीक है। 1 to 3 months ओल्ड, क्योंकि हमें कई बार क्वेश्चन पहचानने ही नहीं आते कि कहां से कैसे पूछें। 1 to 3 months ओल्ड, 1 से 3 महीने का बच्चा जब सडन साउंड्स को भी सुन ना पाए, जब अचानक से हुई आवाजों को भी ना सुन पाए, तो भाई उसको कुछ ना कुछ दिक्कत है। ये एक विशेषता है या एक फीचर है या एक लक्षण है कि बच्चे को प्रॉब्लम है। बिल्कुल चितना। 4 to 6 months ओल्ड, 4 से 6 महीने का बच्चा, अनेबल टू लोकेट द साउंड सोर्स, उसको 6 महीने तक भी पता नहीं लग रहा। मैम रोहित की प्रॉब्लम ही यही है, ये सब टीचर्स को फालतू कमेंट करते हैं। हाँ, सस्ता कोर्स इनको मिल गया शायद, या इनका पढ़ने में मन नहीं होगा, किसी ने जबरदस्ती दिलवा दिया होगा, है ना। पेशेंस नाम की तो चीज ही नहीं है, इनको लगता है कि मतलब आप जबरदस्ती करा लोगे किसी से कुछ, टीचर अपने तरीके से पढ़ाएगा। देखो 4 to 6 months ओल्ड, 4 से 6 महीने का बच्चा है, अनेबल टू लोकेट द साउंड सोर्स, इसको पता नहीं लग रहा कि मान लो उसकी मदर इधर खड़ी हुई है, उन्होंने कुछ बोला, अब वो देख नहीं पा रहा कि इधर से आ रही है आवाज या इधर से आ रही है। ठीक है। इंदुल वो समझ नहीं पाता कि सोर्स कहां से आएगा। हाँ, ब्लॉक ही कराया जाएगा ऐसे लोगों को, क्या कर सकते हैं मिथिलेश। 7 to 9 months, 7 से 9 महीने का बच्चा है। अब 7 से 9 महीने में नॉर्मल केस में बच्चे को क्या होना चाहिए? जैसे मैं उससे बात करूं अगर बच्चे से, तो वो मुझे देख सकता है कि आवाज जो है मुझसे ही जा रही है, जो उसके सामने व्यक्ति खड़ा हुआ है उससे आवाज आ रही है, बट इस केस में ये बच्चा नहीं देख पाता।
है तो सही पायल रिकॉर्डेड। अनेबल टू लुक एट द पर्सन हु मेक साउंड्स, ये देख नहीं पाता जहां से आवाजें आ रही हैं वहां पर। फिर है 10 to 12 months ओल्ड, यानी 10 से 12 महीने का बच्चा, यानी लगभग 1 साल के बच्चे से हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जब उसका नाम पुकारा जाए तो वो बोले, है ना। आप सोनू, मोनू, चंपू, जो भी उसका नाम है, रीटा, बबीता, पूजा, जो भी उसका नाम है, तो वो अपने नाम को पहचानने लगता है। तो नो रिस्पॉन्स टू देयर नेम्स। और ये डेफनेस ऐसा नहीं है कि सिर्फ ह्यूमंस में ही है, ये बाकी एनिमल्स में भी है। हमारे पड़ोस में एक डॉगी है, उसको सुनता नहीं है, बहुत तेज आवाज होगी तब तो उसको सुनेगा, वो हियरिंग इंपेयर्ड एक तरह से, उसको अपना नाम भी नहीं पता होगा इवन कि उसका नाम क्या है। ठीक है जी। हाँ, तो हम कह सकते हैं 10 से 12 महीने का जो बच्चा है वो अपने नाम को सुन के कोई रिस्पॉन्स ना दे, मतलब प्रॉब्लम है बच्चे में। ठीक है जी। तो ये कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो जन्म से 2 साल तक आप बच्चे में भाप सकते हो। कई जगह पे जन्म से 1 साल ही इन्फेंसी होती है, कई लोग इन्फेंसी का उम्र 5 साल तक बताते हैं, बट नॉर्मल केस में 2 साल है। ठीक है जी। तो 1 से 3 महीने का बच्चा यदि अचानक से हुई आवाजों को, डोर यानी दरवाजे की खड़खड़ाहट या बजाने को, बैल बजने पे यदि कोई प्रतिक्रिया ही ना दे, तब हम समझ सकते हैं कोई प्रॉब्लम है। 4 से 6 महीने का बच्चा यही ना पता कर पाए इधर से आवाज आ रही है लेफ्ट साइड से या राइट साइड से, तब भी प्रॉब्लम है। 7 से 9 महीने का बच्चा उस व्यक्ति की तरफ देख ही ना पाए जिससे वो बात कर रहा है, क्योंकि उसको आवाज क्लियरली आती नहीं है। फिर है 10 से 12 महीने का बच्चा यदि अपने नाम के प्रति ही रिस्पॉन्स ना दे पाए, हंसे ना, बोले ना, देखे भी ना बल्कि, तो क्या होगा, तब भी दिक्कत है। ठीक है ना। ये आइडिया आपको होना चाहिए कि ये कुछ कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं जिनकी बेसिस पे आपको पता लगेगा कि बच्चे में दिक्कत है कम उम्र से ही, एज अ पेरेंट भी और एज अ टीचर भी। आप इवन किसी बच्चे बाद में बच्चा आता है तो आप उसके पेरेंट्स से भी पूछ सकते हैं, आपको शक हुआ मान लीजिए कि ऐसा तो नहीं है कि इसको बचपन से ही प्रॉब्लम है, कभी आपने ध्यान ही ना दिया हो, जब ये छोटा था आपने नोटिस किया कि ये नहीं ध्यान देता। कई पेरेंट तो ध्यान भी नहीं देते ना, उस टाइप में। ठीक। अब चाइल्डहुड के समय में वही आपका चाइल्डहुड पूरा 3 साल से 12 साल, जिसमें लेटर चाइल्डहुड और अर्ली चाइल्डहुड दोनों आता है। हाँ, अच्छा सोनम, तो डिलेड रिस्पॉन्स टू साउंड, मतलब थोड़ी देर बाद इसको समझ में आता है कि क्या कहा गया है। डिलेड रिस्पॉन्स, डिलेड रिस्पॉन्स है, थोड़ी देर बाद वो रिस्पॉन्ड कर पाता है कि कहा क्या गया है। फिर है कैन नॉट हियर क्लियरली व्हाट अदर्स आर सेइंग, यानी ठीक से नहीं सुन पाता दूसरे लोग क्या कह रहे हैं। इतनी बड़ी उम्र में तो सुन पाना चाहिए ना। फिर है शोज डिफिकल्टी इन लोकेटिंग द साउंड सोर्स, इसको भी अगेन समझ में नहीं आ रहा। 3 साल का बच्चा है, कोई इधर से आवाज आ रही है, उसको पता ही नहीं लग रहा कहां से आवाज आ रही है। ठीक। रिक्वेस्ट फॉर रेपिटेशन ड्यूरिंग कन्वर्सेशन, जब वो बात करता है तो कहता है प्लीज रिपीट कीजिए एक बार, सुन नहीं पाया फिर से बताइए, है ना। कई बार तो ऐसा होता है ध्यान ना हो तब ऐसा हो जाए, कई बार ऐसा होता है कि बच्चे को सच में सुनाई ना दे रहा हो इसलिए वो रिपीट करने को बोले। इनकरेक्ट प्रोनाउंसिएशन, कई बार आप देखते हैं एक बच्चा है जो लगभग हर बात को ही गलत प्रोनाउंसिएशन उसका है, दैट मींस वो ठीक से सुन नहीं पाता। जब वो ठीक से नहीं सुन पाएगा तो ऑब्वियसली वो बोल भी ठीक से नहीं पाएगा। प्रोनाउंसिएशन कहां से ठीक होगा, जो आप सुनेंगे वही तो आप बोलेंगे, जो आप सुनेंगे वही तो आप बोलेंगे। देखो 3 से 6 होता है आपका अर्ली चाइल्डहुड और 6 से 12 होता है आपका लेटर चाइल्डहुड। कोई पूछ रहा था तो उस केस में मैं बता रही हूँ। होगी होगी हमेशा होगी। ठीक। ये सारी चीजें हैं जो आपको देखने को मिलती हैं इस तरह के बच्चे में। हियरिंग इंपेयर्ड की बात हो गई, हमने बात कर ली कैसे आरपीडब्ल्यूडी एक्ट मानता है। कुछ और चीजें, कुछ और लक्षण हैं जिनको देख के आप पहचान पाएंगे कि बच्चे को हियरिंग इंपेयरमेंट है। श्रवण दोष है ना, श्रवण दोष है। श्रवण नॉर्मल ऐसे ही लिखा जाता है ना, श्रवण दोष है, हियरिंग इंपेयरमेंट है। ये लक्षण है, ये सिम्टम्स हैं एक तरह से जिनको देख करके आप पहचान पाएंगे बच्चे को सुनने में हो रही है दिक्कत। ठीक। गिव्स इररेलेवेंट आंसर्स और मिस इंटरप्रेट्स इंस्ट्रक्शंस, यानी इररेलेवेंट आंसर देता है, आपने पूछा कुछ उसने जवाब कुछ और दिया। अच्छा शाम। और मिस इंटरप्रेट्स इंस्ट्रक्शन, आपने इंस्ट्रक्शन कुछ और दिया और वो कुछ और करना शुरू कर देता है। आपने कहा पेपर फोल्ड करो, उसने पेपर को ओपन कर लिया, मतलब वो ठीक से समझ नहीं पाया। जीएमडी। शोज पुअर एबिलिटी टू अंडरस्टैंड स्पीच इन अ नॉइजी एनवायरनमेंट, यानी उसकी जो एबिलिटी है वो पुअर है, वो उसके अंदर क्षमता कम है बातों को सुन करके जवाब दे पाने की। जब थोड़ा सा भी शोर होता है तो वो क्लियर नहीं समझ पाता। वैसे तो शोर में सभी को दिक्कत होती है, क्रिएटिव बिल्कुल हो सकते हैं हल्का, ऐसे बच्चे क्यों नहीं हो सकते, बिल्कुल हो सकते हैं। ठीक। ठीक है स्कॉलर्स, ऐसे बच्चे क्या है क्रिएटिव बिल्कुल हो सकते हैं, इस बात से तो कोई संबंध ही नहीं है कि क्रिएटिव नहीं हो सकते, इंटेलिजेंट नहीं हो सकते। शोज पुअर एबिलिटी टू अंडरस्टैंड स्पीच इन अ नॉइजी एनवायरनमेंट, थोड़ा सा भी शोर होने पे उसको समझने में दिक्कत होती है, जब बाकी बच्चे समझ पा रहे हैं लेकिन वो नहीं समझ पा रहा। फिर है टेंड्स टू टर्न अप द साउंड वॉल्यूम ऑफ टेलीविजन, यानी जो साउंड वॉल्यूम है टेलीविजन की या किसी भी एक सोर्स की जहां से भी वो सुनता है, एफएम हो सकता है, कोई और ऐसा यंत्र हो सकता है आपने कोई क्लास में मूवी दिखाई उसको आवाज नहीं आ रही, उसने कहा कि आवाज और तेज कीजिए, तो ये वॉल्यूम को अप करके सुनते हैं, धीमे नहीं सुनते। जी अमित। डिलेड लैंग्वेज डेवलपमेंट, यानी भाषा का जो विकास है इनमें धीमे होता है। नॉर्मल केस में भाई एक साल का बच्चा है तो एटलीस्ट वो 1 आध शब्द तो बोलने लग जाएगा। 3 से 4 साल के बच्चे से हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो बातचीत करना शुरू कर देगा, बट इनको टाइम लगता है, हो सकता है 3 साल 4 साल तक कुछ बोलना शुरू ना किया हो। ठीक इंद्रवेश। पुअर अटेंशन इन क्लास, ऐसे बच्चे की अटेंशन ठीक नहीं होती, वो ध्यान नहीं लगा पाता क्लास में क्योंकि उसको समझ में नहीं आ रहा होता ना, उसको समझ में नहीं आ रहा होता। आपकी बुक बहुत अच्छी है, धन्यवाद शिवम, इसलिए वो उसका ध्यान टिकता नहीं है क्लासरूम में। और कुछ ऐसे लक्षण हो सकते हैं जैसे पेज मोर देन यूजुअल अटेंशन टू स्पीकर्स फेशियल एक्सप्रेशंस एंड लिप मूवमेंट्स व्हाइल लिसनिंग, जब स्पीकर या टीचर उसके सामने बोले तो उसका पूरा ध्यान इस बात पे है कि उसके होठ कैसे चल रहे हैं, मतलब उसके फेशियल एक्सप्रेशन कैसे हैं, क्योंकि उसको सुनने में दिक्कत होती है तो वो आइडिया लगाता है उसके फेशियल एक्सप्रेशन को देख के बोलने वाले कि वो क्या कह रहा होगा।
ठीक है, जैसे मान लीजिए आप कोई मूवी म्यूट पे सुने, तो आप मूवी कोई म्यूट पे चला ली हो आपने, तो आप उसके फेशियल एक्सप्रेशन देखेंगे व्यक्ति के और देखेंगे कि वो क्या बोलने की कोशिश कर रहा है, तो आप उसके जो लिप्स जैसे मूव कर रहे होंगे, उसके एक्सप्रेशंस होंगे, pays more than usual attention to speakers facial expressions. जो स्पीकर का फेशियल एक्सप्रेशन होगा उस पर ज्यादा ध्यान होगा सुनने की बजाय. Frequent use of gestures to express themselves, for example pointing to what they want. मतलब ये लोग क्या करते हैं, जेस्चर्स का प्रयोग ज्यादा करते हैं अपनी बात को एक्सप्लेन करने के लिए. जैसे हाथों का प्रयोग हुआ, कोई किसी तरफ इशारा कर देंगे, उनको कुछ चाहिए तो बुक का कुछ ऐसा डिजाइन बना के बता देंगे, मतलब हाथों का या जेस्चर्स का प्रयोग करेंगे बजाय की जबान के. ठीक है. इजीली इरिटेटेड बिकॉज ऑफ कम्युनिकेशन डिफिकल्टी. अब इनकी बात कोई सुन नहीं पाता, ये किसी की बात नहीं सुन पाते. जब ये किसी की बात नहीं सुन पाते तो ये जवाब कुछ देते हैं, सामने से जवाब कुछ आता है, तो इनको इरिटेशन हो सकती है इस बात को समझने में. ठीक है जी, आगे बढ़ेंगे. अब इनको पढ़ाने की स्ट्रेटजीज, तरीके आप कौन से यूज करें, कैसे इनके साथ डील करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है. टीचिंग स्ट्रेटजीज फॉर चिल्ड्रन विद हियरिंग इंपेयरमेंट, यानी ऐसे बच्चों के लिए स्ट्रेटजीज कौन सी यूज करें पढ़ाने के लिए हम. पहली चीज है व्हेन नेसेसरी यूटिलाइज टेक्नोलॉजिकल एड्स. आप जब भी जरूरत पड़े, जहां पर भी जरूरत पड़े, आप क्या करेंगे, टेक्नोलॉजिकल एड्स का सहारा लेंगे, टेक्नोलॉजी का, प्रौद्योगिकी का सहारा लेंगे. चाहे वो आपका ईयरफोन्स हो, अलग अलग तरह की मशीन्स आती हैं, चाहे आप किसी एक डिवाइस के थ्रू, माइक के थ्रू बोलें, कुछ भी हो सकता है. ठीक, तो हम क्या करेंगे, व्हेन नेसेसरी यूटिलाइज टेक्नोलॉजिकल एड्स. जहां पे भी जरूरत हो टेक्नोलॉजिकल एड्स का इस्तेमाल करें, जैसे कि क्लोज्ड कैप्शन डिकोडर्स. क्लोज्ड कैप्शन डिकोडर्स क्या होते हैं, ये बेसिकली क्लोज्ड कैप्शन डिकोडर्स होते हैं. मैं आपको पिक्चर दिखा देती हूँ उनकी. ऐसे से दिखते हैं ये क्लोज्ड कैप्शन डिकोडर्स. ये क्या करते हैं, बेसिकली आपने अपने टीवी से या किसी भी एक डिवाइस से, स्क्रीन से इनको जोड़ दिया. अब ये क्या करेंगे, जो भी स्क्रीन पे चल रहा होगा उसको टेक्स्ट के फॉर्मेट में प्रेजेंट कर देंगे, मतलब आप पढ़ पाएंगे वो चीज जो आप सुन नहीं सकते. ये किसका काम है, ये इन्हीं कैप्शन जनरेटर का काम होता है, कैप्शन डिकोडर का काम होता है कि ये कैप्शन जनरेट कर देते हैं. जैसे जब आप मूवी देखते हैं तो कैप्शन आपके सामने नजर आता है, लिंग्वा फोन हो सकता है एग्जैक्टली. ठीक, तो ये कैप्शन डिकोडर का क्या काम है, जो भी स्क्रीन पे प्ले हो रहा हो उसको टेक्स्ट की फॉर्म में आपको दिखाए. नहीं आंचल, वहां हो चुकी है क्लास. ठीक, तो व्हेन नेसेसरी यूटिलाइज टेक्नोलॉजिकल एड्स सच एज क्लोज्ड कैप्शन डिकोडर्स हो सकता है. एफएम सिस्टम्स हो सकते हैं, जिनको एफएम सिस्टम्स वो वाले नहीं कि बस जिसमें सुनाई देना हो, ये और ज्यादा फ्रीक्वेंसी को अच्छा करके एम्पलीफाई करके बच्चे तक पहुंचाते हैं. फिर है साउंड फील्ड सिस्टम. साउंड फील्ड सिस्टम भी ऐसे होते हैं कि जो साउंड है वो चारों तरफ क्लासरूम में आएगी, थोड़ा नॉइज कम हो जाएगा. साइलेंट ओवरहेड प्रोजेक्टर्स हो सकते हैं, जिनमें पहले जो प्रोजेक्टर्स आते थे उनमें शोर होता था, बहुत आवाज होती थी अपनी खुद की. ऐसे वाले प्रोजेक्टर्स यूज किए जाएं जिसमें आवाज कम से कम हो, जहां पे नॉइज ना हो, क्योंकि बच्चे को नॉइज से दिक्कत होगी, क्योंकि वो नॉर्मल आवाज ही नहीं सुन पाता, नॉइज होगा तो उसको और ज्यादा दिक्कत होगी. तो क्लियर कट आवाज उसको आनी चाहिए. कुल मिला के बात ये है. अब कुछ टेक्नोलॉजीज हो सकती हैं इसी तरह की जो हियरिंग इंपेयर्ड बच्चों के लिए यूज की जा सकती हैं. जैसे हियरिंग एड्स क्या क्या हो सकते हैं, जैसे बॉडी वॉर्न, कई तरह के हो सकते हैं. जैसे एक होता है बॉडी वॉर्न, यानी जो बॉडी पे ही पहने जा सके, ठीक, लगाए जा सके कहीं. बिहाइंड द ईयर होता है, कान के पीछे लग जाती हैं, कई मशीन्स वैसी होती हैं. कुछ आई ग्लास होते हैं जो सुनने में भी मदद करते हैं, यहां से लगा हुआ होता है, ग्लासेस से कान में जाती हैं कुछ चीजें. इन द ईयर होते हैं जो खाली नॉर्मल ईयरफोन जैसे होते हैं. तो ये अलग अलग तरह की डिवाइसेस होते हैं हियरिंग इंपेयर्ड के लिए, टेक्नोलॉजी होती है जो हम अभी समझ रहे थे. कुछ दो टेक्नोलॉजीज हैं, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड एफएम एम्पलीफिकेशन सिस्टम. ये जो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड एम्पलीफिकेशन सिस्टम है, जिसको एफएम कह देते हैं, अभी ऊपर भी यही दिया हुआ था, जिसको मैंने एक्सप्लेन तब नहीं किया इसीलिए. ठीक, एफएम यानी फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड एम्पलीफिकेशन सिस्टम्स. ये क्या करते हैं, एक सिस्टम है टीचर के कान में, एक है बच्चे के कान में. आप फ्रीली मूव कर सकता है, जो टीचर कहेगा वो शोर को घटा करके टीचर की आवाज को एम्पलीफाई कर देगा और बच्चे तक वो आवाज क्लियरली पहुंच पाएगी. ये काम होता है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड एम्पलीफिकेशन सिस्टम्स का. ठीक है खुशबू, क्या कहना है खुशबू, बताओ. हो जाएगा पहले अगस्त में कोर्स आपका कंप्लीट. टेली कम्युनिकेशन खत्म होते होते, टेली कम्युनिकेशन डिवाइसेस फॉर द डेफ. कुछ टेली कम्युनिकेशन डिवाइसेस होते हैं, ये तो बड़े खतरनाक होते हैं. जैसे मान लो टेली कम्युनिकेशन में क्या होता है, एक डिवाइस है आपके पास, एक है नॉर्मल किसी और के पास. अब उसमें जो बच्चे के पास डिवाइस है, जिसको सुनने में दिक्कत हो रही है, वो क्या करेगा गोविंद, वो लिख करके कोई मैसेज भेजे, या लिख करके मैसेज भेजे और सामने वाले को सुनाई देगा वो स्पीच, जो वो टेक्स्ट था वो स्पीच में कन्वर्ट हो जाएगा. और जब सामने वाला बोल के भेज रहा है वो उसके सामने टेक्स्ट की फॉर्म में आ जाएगा, ताकि वो पढ़ ले. उसको सुनने में तो दिक्कत होती है जी मुक्ता. तो ये दो तरह के डिवाइस होते हैं. एक टेली कम्युनिकेशन डिवाइसेस, इनको बहुत ज्यादा स्कूल में तो यूज नहीं करते, बट नॉर्मली किया जाए तो कोई बुराई भी नहीं है. दूसरा फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड एम्पलीफिकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. एक डिवाइस टीचर के पास, एक बच्चे के पास, जिसको दिक्कत है, शोर को कम करके ये एक डायरेक्ट कनेक्शन बनता है टीचर और बच्चे के बीच में. इनमें इस तरह की चीजें होती हैं. ये बेसिक सी बात थी. इसके अलावा आप एज अ टीचर क्या क्या कर सकते हो, आप खुद बता सकते हो सबसे पहले तो, बाकी बातें तो बाद में ही होंगी. इसका एजुकेशनल इंप्लीकेशन क्या हो सकता है, एज अ टीचर आप क्या कर सकते हो ऐसे बच्चे के लिए. एजुकेशन इंप्लीकेशन, या बताइए एजुकेशन इंप्लीकेशन क्या होगा इसका. भाई आप जो बोलें क्लियर बोलें, है ना, कंफ्यूज ना करें बच्चे को, बहुत ज्यादा मूवमेंट ना करें, दौड़ते भागते ना रहें क्लास में, ऐसे बच्चे को दिक्कत होती है. ठीक है, उसको सही जगह पे बिठाएं, आगे बिठाएं, जिससे वो थोड़ा सा क्लियर सुन ले. ठीक है जी, इस तरह की चीजें करें.
क्लियर कट बोलें, जो बोलना है पास बिठा सकते हैं, बिल्कुल रिपीट कर सकते हैं कई बार चीजों को। कई बार क्या होगा, इनको तुमको मतलब हमें पता ही है कि बच्चे को सुनने में दिक्कत है। अब अगर आप उसको सुन के लिखने को कहोगे तो और ज्यादा दिक्कत हो सकती है। तो बेटर है कि आप उसको फोटोकॉपी करा के दे दें या प्रिंटेड नोट्स दे दें, बजाय कि उसको लिखवाने के। प्रिंटेड नोट्स या फोटोकॉपीड नोट्स आप दे सकते हैं, वो उसके लिए ज्यादा बेहतर होंगे, बजाय कि वो खुद अपना सर फोड़ के लिखे, जो कि बहुत मुश्किल काम हो जाएगा। एक्सप्रेशन जेस्चर्स का यूज कर सकते हैं, फेशियल एक्सप्रेशन का यूज कर सकते हैं, ठीक है। यूज ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन, अपने चेहरे से बात को दर्शा सकते हैं, हाथों से बात को दर्शा सकते हैं, जेस्चर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। जेस्चर्स का प्रयोग कर सकते हैं, हाव भाव से, हाथों से या जैसे भी जेस्चर्स में अपने हाव भाव से बात आगे तक पहुंचा सकते हैं। हाँ, लैंग्वेज लैब्स भी होती हैं, कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग भी होती है, होने को तो बहुत सारी चीजें होती हैं इसमें कोई भी दोराय नहीं है। अपनी जो स्पीड है ऐसा ना करें जैसे आज मैं थोड़ा सा स्पीड में हूं, नॉर्मली स्पीड में ना बोलें ज्यादा, ठीक है। नॉर्मल जो स्पीड है अपनी वो मॉडरेट रखें, और थोड़ा सा मतलब मॉडरेट पेस पे चलें। जो आपका बोलने का पेस है वो मॉडरेट रखिए, ताकि बच्चा धीरे धीरे समझ पाए। बहुत ना ज्यादा आप तेज हो, बहुत ज्यादा स्लो भी ना हो, बिल्कुल ही एक एक शब्द एक एक घंटे में निकाल रहे हो। एक्यूरेट स्पीड होनी चाहिए, बिल्कुल जितना मॉडरेट पेस होना चाहिए आपका। वॉइस थोड़ी सी आप लाउड कर सकते हैं, ठीक, ताकि बच्चे को क्लियर से समझ में आए, ठीक है। लैंग्वेज लैब्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। लैंग्वेज लैब में क्या होता है, वहाँ पे प्रॉपर सिस्टम्स होते हैं, ईयरफोन्स लगा सकते हैं, जो सिस्टम है वो बोल करके आपको बताएगा चीजें कैसे वर्क करेंगी, ठीक। जल्दी आ जाएगी कॉम्प्लेक्स डिटेल्ड बुक भी, काम चल रहा है उस पर भी, ठीक। यही बेसिक बातें हैं। क्लास नोट्स आप खुद लिखेंगे या वो भी? बिल्कुल। जनरली ऐसा पाया जाता है कि डेफ एंड डमनेस साथ चलती है, बट जरूरी नहीं है ऐसा। हम्म। हाँ, ध्यान रख लेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं। ये एक बेसिक सी बात ही थी। अगस्त लास्ट तक सिलेबस खत्म हो जाएगा, टेंशन मत लो। जो सिर्फ 2 बैचेस का बचेगा, एक तो रिफ्लेक्स का और दूसरा पेडागोजी स्पेशल बैच 2 के कुछ चैप्टर्स बचेंगे, बाकी सबका खत्म। देखिए, हमने बात कर ली हियरिंग इंपेयरमेंट की, हमने बात कर ली विजुअल इंपेयरमेंट की, हमने बात कर ली क्रिएटिव बच्चे की इंक्लूसिव एजुकेशन के अंदर, हमने बात कर ली गिफ्टेड बच्चे की इंक्लूसिव एजुकेशन के अंदर, है ना। और इंक्लूजन होता क्या है, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट हम कर चुके हैं, ये अपने आप में बड़ा टॉपिक होता है, ठीक। ये सारी बातें हम कर चुके हैं। इंक्लूजन का बेसिक जो इंट्रो है वो हम ले चुके हैं, जिसमें हमने इंटीग्रेटेड एजुकेशन, इंक्लूसिव एजुकेशन के बीच में डिफरेंस क्या है, ये बात हम कर सकते हैं। कल हमने विजुअल लर्नर्स की बात की थी, ठीक। अब हमारी मेन जो बात रह गई है वो हो गई है लर्निंग डिसेबिलिटीज वाली। कल से जो कहानी शुरू होगी वो लर्निंग डिसेबिलिटीज की शुरू होगी, जिसमें डिसलेक्सिया, डिसकैल्कुलिया, ये सब करेंगे हम। लर्निंग डिसेबिलिटीज अलग रहती हैं, ये हमारी सेंसरी डिसेबिलिटीज थी, जो हमारे 5 सेंसेस से रिलेटेड दिक्कत होती है, ठीक। उसमें भी 2 इंपॉर्टेंट होती हैं बच्चे के लिए और टीचर के लिए, एक है सुनना, दूसरा है देखना। जेस्चर्स होते हैं आपके हाव भाव, आप अपने हाथों से अपनी बॉडी लैंग्वेज से क्या दर्शा रहे हैं। फेशियल एक्सप्रेशन आपके फेस से संबंधित है, और बॉडी लैंग्वेज में सारी चीजें आ गई आपकी, ठीक है। चलिए फिर, हाँ, कल तो नॉर्मल टाइम पे मिलेंगे, ये तो एक्सेप्शनल टाइम था आज का। तो 1000 क्वेश्चन शीट का चल रहा है, देखते हैं। चलो फिर, आज के लिए इतना ही, ये एक छोटा सा टॉपिक था, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। कहीं कोई डाउट हो तो पूछ लो, नहीं तो फिर गुड नाइट करते हैं। सीटेट का नोटिस आने दो, तब से स्टार्ट करेंगे, यूट्यूब पर थोड़ा जल्दी कर देंगे, ठीक। हाँ, सब ठीक है भारती जी, गुड नाइट आकाश।